अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। अपोजिशन के शोर शराबे में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने आज ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम पेश की, जिसे वोटों की भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों ने खूब तकारीर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इदारों की तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान ने मुल्क में नफरत के बीज बोए, इस पर माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन पर भी कौम से माफ़ी मांगे, मगर तहरीक इंसाफ ने 4 सालों में कोई सबक नहीं सीखा और ना ही सीखेगी। मेंबर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई ने भी कहा कि ये अवाम की नुमाइंदा नहीं बल्कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मैंने 2 बार आपके लीडर को शिकस्त दी है, क्या अभी भी मैं अवाम का नुमाइंदा नहीं हूँ? साथ ही स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए एक साथ बैठने की दावत दी ताकि मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम में हायल डेडलॉक को ख़त्म किया जा सके। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन स्पीकर असम्बली की पेशकश का फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी या फिर सियासी जिद्दोजहद शुरू करते हुए मुल्क गिर हड़ताल की कॉल पर अमल दरामद करेगी। इस पर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, 27वीं आईनी तरमीम पर रोशनी डालने के लिए तो मैं आपको यकीनी तौर पर कहूँगी। लेकिन उससे पहले जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे मुज़ाकरात भी नाकाम हुए और वो किसी भी मामले में हमें कोई रिटर्न देने को तैयार नहीं है, गारंटीज़। आप इसको कैसे देखते हैं? जो कल धमाका भी हुआ, क्या ये आपको लड़ाई मजीद तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैं समझता हूँ हुक्मरानों को, वज़ीर आज़म को और उनके जो भी उनके सहूलतकार अफसरान में से, उनको 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है ये हमने जो बयान दिया जाने से पहले, जो वहाँ एक रात पहले जो ख्वाजा आसिफ का बयान था कि मान जाओ वरना हम जंग करेंगे, ये एक बड़ा गलत, ये सिफारती कवायद से के ख़िलाफ़ था। उसके बाद उसे जाना ही नहीं चाहिए था, किसी और को भेजते। वो जो जंग की बात पहले दिन ही कर रहा है, मानो नहीं तो जंग। अब दूसरी बात ये है कि वो ही रवैया रहा ख्वाजा आसिफ का अंटिल ही वाज रिकॉल्ड, और इससे हटा दिया गया। मैंने भी 3-4 मरतबा टॉक शोज़ में ये कहा कि इसको हटाओ, तो वो हट गया। दूसरी चीज़ आपने जो सोची वो कि अब इंडिया के साथ मुकाबले में ये साबित हो गया है कि हवाई जो है स्पेस वो हमारे हाथ में और टोटल, और हम वी कैन डोमिनेट दी एयर, और एयर स्ट्राइक से हम बहुत कुछ कर सकेंगे। अफ़गानों को तो हवाई मुकाबला करना ही नहीं, उन्होंने तो ज़मीन पे करना है। वो तो ज़मीन पे आपकी बस में बैठा हुआ होगा एक, वो करेगा, वो जिस तरह उन्होंने ये किया। और फिर ये वो कौम है अफ़गानियों की जिसको तारीख़ बताती है। मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिसने बरतानवी राज, पूरे ताज बरतानिया को हराया 1840 में, जिसने 1989 में इनखला कराया अपने मुल्क से सोवियत यूनियन का, और जिसने 2019 में आके फिर अमेरिकनों को इस तरह भगाया कि वो तो भगदड़ मची रही है अमेरिका के भागने की, तो वियतनाम से भी ज़्यादा। बट प्रॉब्लम ये है ना तेजा साहब कि जब हम उनसे टीटीपी की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम बैक नहीं करते, लेकिन वो टीटीपी को एक्चुअली सपोर्ट करते रहे। आपने दोहा मुआहदे का जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, और मैंने भी अपने प्रोग्राम में ये हुकूमती नुमाइंदों से पूछा था कि क्या हमें ऐसा रवैया रखना चाहिए, उन्होंने कंडेम भी किया था। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम उनसे जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं वो उन्हीं को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। नहीं, वो इट इज़ नॉट गुड ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अफ़गानियों के पीछे इंडिया खड़ा है। इंडिया उनको हर किस्म का असला देगा, हर किस्म की नुमाइश देगा, उनको क्रिकेट में IPL में खिलाएगा। इंडिया और IPL आर द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। आपका सारा जो बागीचा हो वो बिल्कुल गला सड़ा और खुश्क हुआ हो, और आप समझें कि उसमें एक गुलाब बीच में उसके सेंटर में जो गुलाब है वो बड़ा फ्रेश और बड़ा खूबसूरत होगा, या एक गंदगी के पहाड़ के दरमियान, पहाड़ों के दरमियान, कचरे के पहाड़ों के दरमियान एक ताजमहल निकला होगा, वो क्रिकेट टीम होगी। जब सारा ही मुआशरा ज़वाल पजीर हो
تو ایک کرکٹ ٹیم، کرکٹ میں آپ کس طرح جیت سکتے ہیں؟ نہ ہاکی ہے، نہ ٹینس ہے، نہ اسکواش ہے، نہ فٹ بال ہے، نہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں اپنے ملک میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے شعبے جن کو اب دوبارہ سے ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی ملک میں بتا سکیں، ملک سے باہر بتا سکیں، آگے نکل سکیں. لیکن ارتضیٰ صاحب اب ملک سے باہر آگے نکلنے کے اندر ایک اور بھی تو چیز آ گئی، وہ صرف افغانستان نہیں ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم بھی ہے. کیسا لگا آپ کو؟ یہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی ہے، 27ویں آئینی ترمیم پر کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ تجزیہ ہے کہ 55 سال اس ملک میں وکالت کرتے کرتے، اور میں نے جتنی پرو بونو پبلک کو پٹیشنز کی ہیں، خواہ وہ مختار مائی کی ہو یا صافیوں کی ہو، مناج برنا، عثمانی صاحب، اور یہ ایسے لوگوں کی، پر مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. شاید جب 5 جولائی کو مارشل لاء لگائے، یا جب اس نے مشرف نے مارشل لاء لگایا ہے، اس میں اتنا دکھ ہوا ہو، یا بنگال کا اس مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن جانے پہ، یہ 4-5 دن میں سوچ سکتا ہوں کہ مجھے دکھ بہت ہوا. اور شہید بھٹو کی پھانسی پہ، اور بی بی کی جو اس کو موت آئی شہادت پہ، تو وہ مجھے اتنا ہی دکھ، یہ 8-10 دن ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا اکیلا یہی دن ہے جتنا دکھ ہوا ہے کہ آپ نے مطلب ایک ترمیم آئین میں کر دی ہے. کسی ایک کو بھی، کوئی بادشاہ ہو، کوئی ہو، یہ جو کہ لیکن ابھی آپ نے ارتضیٰ صاحب، آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا. انہی کی جماعت، انہی کے جانشین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا سوائے چند چیزوں کے. دکھ ہے، افسوس ہے. ہمیں جب ہم تھے، جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس وقت تو سب جانتے ہیں، دنیا کو معلوم ہے، کوئی ڈرافٹ نہیں آیا تھا. ہم تو تنقید کرتے رہے عمران خان پہ کہ وہ بند لفافہ انہوں نے پاس کروا دیا اور وہ آج ان کے گلے پڑا ہوا ہے. تو یہ سی میں آپ کہہ رہے کچھ ڈسکس ہی نہیں ہوا؟ بس یوں ہی ہوا. نہیں، یہ ڈسکس نہیں ہوا. میں اب کیا ڈسکس ہوا میں نہیں کہہ سکتا، بتا سکتا، پر یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. یہ اس قسم کا معاملہ وہ آئے گا، آئینی عدالت آئے گی، اور آئینی عدالت یہ اس قسم کی ہمارے سوچ میں نہیں تھی. جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مصنفین میں ایک میں ہوں پیپلز پارٹی کی جانب سے. رضا ربانی تھے جو چیئرمین سینٹ بھی رہے، اور صفدر عباسی سینیٹر تھے، وہ تھے، اور میں تیسرا تھا. ادھر سے وہ ایک فارمر چیف منسٹر جو ان کے رہے شاہ صاحب، اور ایک ان کے یہ تھے احسن اقبال، اور تیسرے میرا خیال ہے وہ تھے نثار علی، چودھری نثار علی. پر ان کے یہ اب آئی واز ون آف دی آتھرز فائنلائز. میں بعد میں پہنچا، کافی لیٹ، تو 1 ہفتہ تو میں نے، مجھے بی بی نے کہا کہ فائنلائزیشن میں آپ کو ضرور بیٹھنا ہے. تو میں بیٹھا، بلائے انہوں نے تھا. تو یہ اس میں ہمارے ذہن میں جو تھا نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہ جو کانسٹیٹیوشن کی عبارت بتا دے گا، اس کی جو تفصیل بتا دے گا کسی شک کی، کسی کلاز کی، وہ فائنل ہوگی. اور وہ سپریم کورٹ میں مثلا کیس لگا ہوا ہے، اور اس میں بحث شروع ہو جاتی ہے، ابہام آ جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائے گا. ہاں، تو وہ ایک کویسچن بنا کے سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، جس طرح شریعت کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ. اب وہ کورٹ بھی، تو یعنی ارتضیٰ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو اس ترمیم میں پاس کرائی گئی ہے، یہ فرق ہے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بنیاد سے جو آپ لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کی تھی اور سائن کیا تھا. بٹ ارتضیٰ صاحب اس میں بہت اچھی چیزیں بھی تو ہیں. میں 18ویں ترمیم پہ بھی آپ کے پاس آؤں گی، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ ایجوکیشن کے اوپر ایک عرصے سے، جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا. صوبوں نے ہیلتھ کے اوپر اس طرح کنسٹرکشن نہیں کی ہے،
کچھ بھی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا, اتنے بڑے بڑے آپ کے پروجیکٹس رہ گئے, اور اگر وفاق اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے فار دا سیک آف گڈ, تو میرا خیال سے وی نیڈ ٹو اپریشیٹ اے بٹ. نہیں, اس طرح بات نہیں ہے کہ وفاق ٹیک اوور کر رہی ہے, وفاق یوزرپ کر رہی ہے. یہ عملی طور پہ اور ایک لحاظ سے اس پہ یقین ہے صوبوں کو کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اگر یہ وفاق میں چلے جائیں. اختیارات, اصل میں اختیارات اوپر سے نیچے اور نیچے سے اور نیچے جانے چاہیے, لوکل باڈیز تک جانی چاہیے. لیکن وہ نہیں کرتے نا اعتزاز صاحب. پیپلز پارٹی کا موقف اس پہ دیکھ لیں, they want local bodies in Punjab but they do not want in Sindh. اسی طرح پنجاب والوں کا بھی حال ہے, they want in Sindh, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں بھی, but not in Punjab. تو یہ تو کنفیوژن ہے, پارٹیز کی اپنی پرابلم ہے نا, یہ تو کر رہے ہیں. نہیں, وہ اپنی پرابلمز ہیں, یہ میں مانتا ہوں. اب پرابلمز کو بیان کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا پرابلمز پر. اگر آپ سلوشنز لائیں کہ اگر کہ جی ہم لاتے ہی نہیں, لوکل باڈیز لاتے ہی نہیں, ہم یہ کام کرتے ہی نہیں, وہ آئین ہدایت کرتا ہے کہ کرو, تو وہ جو اس میں آپ کو سلوشن دینا بے سود ہے, کیونکہ وہاں جو صوبائی مفادات ہیں وہ ذرا زیادہ ہی بھاری ہو رہے ہیں. پر صوبوں کو ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بڑا اچھا ارینجمنٹ تھا. میں نے یہ اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بڑا اچھا ارینجمنٹ تھا اس کا جو 73 کانسٹیٹیوشن میں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی. اس میں یہ تھا کہ ایک فیڈرل لسٹ ہوگی, ایک کنکرنٹ لسٹ ہوگی, اور ایک ریسٹ باقی سب صوبوں کے پاس ہوگا. اب ہمیں یہ چاہیے تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں پاپولیشن پلاننگ اور ایجوکیشن, یہ یقیناً ایسے فنکشنز ہیں جن کے بارے میں ہر کسی کو کسی بھی سطح پہ ہو, کسی بھی ایوان میں ہو, کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی فنڈنگ اچھی ہو اور صوبوں کو ملے, اور جو فیڈرل ادارے ہیں فیڈرل ان کے لیے بھی فنڈنگ زیادہ ہو. یہ تو ہر کسی کی خواہش ہے, اور اس میں اسکول زیادہ بنے اور ان میں ٹیکنیکل اور یہ ضرورت بھی ہے قوم کی. آپ دیکھیں جو 5th جنریشن وار ہم کہتے ہیں, یا ہم اپنے یوتھ کے اوپر 64% یوتھ ہے خدا رہا ہمارے ملک میں, تو ہم نے کو کہیں تو لگانا ہے, ہم نے کوئی تو راہ دکھانی ہے. اچھا اعتزاز صاحب, میں ایک اور امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. ایک تو جو صدر مملکت کو استثناء ملا ہے, کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایک تو اس پہ تجزیہ ضرور دیجیے گا اپنا, اور ساتھ ہی ایک اور سوال بھی لے لیں. آپ نے 73 کے آئین کا ذکر کیا, تمام پارٹیز کو بٹھایا گیا تھا, ایون 18ویں ترمیم والا بھی ایپیسوڈ جب ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف تو بالکل ہی سرے سے بیٹھی نہیں یا بیٹھنا چاہتی نہیں تھی, کیا وجہ تھی؟ بٹھایا جا سکتا تھا, تو یہ بھی بتائیے گا. اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی اس پورے سین میں سے اومٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تو تعلق ہے یہ اس کا جو استثناء, پیپلز پارٹی کی بات کی اور استثناء کی, میں تو خلاف ہوں استثناء کے. چاہے وہ صدر لینا چاہیں یا یہ لائف ٹائم استثناء, تا حیات استثناء. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک صاحب کو لائسنس ٹو کل دے دیا ہے. اب وہ آپ کے سامنے یہاں میرے ادھر تو سی ایس سی میں یہ ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ یہ استثناء دینے جا رہے ہیں, which you call license to kill؟ نہیں, ہمارے پر نہیں کوئی استثناء کا سال کا استثناء یا تا حیات استثناء. صدر کو استثناء ہوتا ہے انڈر 248. میں اس سے واقف ہوں کیونکہ میں نے اس پہ آرگیومنٹ بڑی کی تھی یوسف رضا گیلانی کے کیس میں, اور بڑی اس میں ہے کہ ٹوٹل امیونٹی ہے صدر کی کہ کسی عدالت کے سامنے وہ سر نہیں جھکائے گا, وہ نہیں جائے گا, پیش نہیں ہوگا, اس کو کوئی نہیں بلا سکتا. یہ پہلے تھا تا ٹینیور, جب تک ان کا ٹینیور, جب صدر سے صدارت سے اترتے ہیں تو دوسرے دن آ جائیں,
ہتھکڑی لگانے والے پہ، جس طرح سارکوزی سے ہوا ہے، جس طرح یہ ایک دو اور پریزیڈنٹس کو ابھی پچھلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکس بھی نہیں ہوا تھا اور آپ اس کے خلاف بھی ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن عزیز صاحب دوسرے پارٹ کو بھی پلیز ایڈریس کیجیے گا، یہ کیا ہوا مولانا صاحب کے ساتھ؟ مولانا صاحب یہ جو 4-5 ووٹ تھے جو مخالفت میں پڑتے رہے اس کے، آج بھی ڈالیں اس بل کے، آج بھی ڈالیں، وہ غالباً میرا خیال ہے مولانا صاحب کے ہی تھے. ہاں جی وہی ہیں، ان کے ہی ہیں. وہ 5 ممبر وہ جو باقاعدہ گنتی کراتے رہے، ہاں جی، اور انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، وہ انہوں نے سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا ہے اپوزیشن کو، کیونکہ گورنمنٹ کہے گی کہ 233 تو ہمیں ملے ہیں، ہمارے مخالف 5 آئے ہیں. ووٹ فار اینڈ وہ اگر بیچ میں ہی نہ آتے تو 0 رہتا تو یہ زیادہ یہ اتنا معتبر فیصلہ نہ ہوتا. اس میں کچھ اس کے معتبری میں اعتبار میں کمی آ جاتی کہ جی 237 آپ نے لے لیے اور 0 آپ کے خلاف، 0 آپ کے خلاف، 0 آپ کے خلاف. اب لگتا ہے کہ کانٹیسٹ ہوئی، تاریخ میں یہ لگے گا کہ کانٹیسٹ ہوئی. کوئی کہے گا کہ وہ جی بڑی ادھر ووٹنگ ہوئی، سب کچھ ہوا اور ووٹ ملے جو گورنمنٹ کو وہ 237 تھے. آپ وہ 4 یہ بھی ڈال لیں یا نکال لیں، یہ ان کو نکال لیں، اور ادھر دوسری طرف 0، کسی کو ووٹ ہی نہیں پڑا جی. وہ تو کوئی ماننے کی بات ہی نہیں. آرے کوئی کہتا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اب جب مولانا کے بندوں نے، اگر ان کے ممبرز نے اجتماعی طور پہ ووٹ نہیں دیے اور مخصوص انہی لوگوں نے نہیں دیے، تو لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب بی ٹیم کھیل رہے تھے اور جواز بخش رہے تھے. یہ سب کہیں گے. میں آپ کو بتاؤں کل یہ آج سے شروع ہو گئی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا، ویسے بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ کیا ہے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اس پہ غور طلب ہے یہ تجزیہ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ بڑے سینئر ہیں، قانون دان، اور اس چیزوں پر اس طرح کی رائے بہت ضروری ہوتی ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ ان کا جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردی نے پاکستان کے امن اور معاشی ترقی کو داؤ پر لگا رکھا ہے. لاکھوں کہ اسلام آباد بھی ہماری پہنچ میں ہے، لہٰذا اگر یہ امن کے لیے مذاکرات نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. بڑھتی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قوم اور حکومت کو کیا کرنا ہوگا اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے، اس پہ بات کریں گے. پینل میں انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. ان کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں انزا ثاقب صاحبہ، اور دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تینوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ارشد ملک صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم مسلسل ایک جہد مسلسل میں ہیں اور مذاکرات بھی کیے، ناکامی بھی رہی، پھر ہم نے دیکھا کہ کل جو وانا میں ہوا اس کے بعد اس سے پہلے بھی ایک حملہ ناکام بنایا گیا جو کل اسلام آباد میں ہوا G11 میں. اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں. تو ان ریاکشن ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ میری اوپینین لینے کے لیے. دیکھیں، جو طالبان رجیم جو اس وقت افغانستان پہ مسلط ہے، غیر قانونی طور پہ مسلط ہے، جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جغرافیہ اور اپنے حافظے کی توہین خود ہی کر رہے ہیں. جغرافیہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ابھی تک انٹرنیشنل باؤنڈریز کا سمجھ نہیں آ رہی، اور حافظے کی توہین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آج تک اپنے عوام کے ساتھ جو انہوں نے برا حال کیا اسی کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ صرف اپنے عوام میں کوئی اچھا نام کما سکیں گے بلکہ نہ ہی کوئی انسانیت کی خدمت کر سکیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو سیلف بلیو اور سیلف کلیم اور سیلف پروکلیم جو اسلام ہے، یہ اس کے بھی سب منافی ہے جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں، ہمارے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں ان کے لیے. ایک ملٹری آپشن ہے، ایک تجارت کی آپشن ہے، ایک مہاجرین کی آپشن ہے. ہم نے مہاجرین کا بہت ساتھ دیا
कई बरस उनको बड़ा पोसा किया, नस्लें संवारी। उसके बाद तिजारत में भी हमने उनको कई दफ़ा सहूलियात दी और हमने ये कहा कि ये आपको सहूलत भी है, ऑल्दो हमारा ये पॉलिसी टूल भी बनता है। और मिलिट्री और काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो हमने उनको एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखा था। लेकिन अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे और वो अगर अपने उन लोग भाइयों को, इखलाकी भाइयों को, टीटीपी को लगाम नहीं देंगे तो फिर काइनेटिक एक्शन जो है वो बहुत सख्ती से आएगा और आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम डिप्लोमेटिक महाज बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हम दुनिया को ये मैसेज दें कि हम अमन नहीं चाहते या हम इनको मौका नहीं देना चाहते। हम इनको पूरा मौका देंगे मुज़ाकरात का, इनके साथ बैठेंगे, लेकिन एक बहुत ही नपे तुले और एक फर्म बिलीव के साथ इनके साथ मुज़ाकरात करते हुए उन जगहों को जिनके पास हमारे सबूत हैं उनको निशाना जरूर बनाएंगे और बनाना चाहिए। अच्छा, दो स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपने भी पॉइंट आउट की, यही मैं चाहूँगी कि खालिद चिश्ती साहब आप भी इसको एड्रेस कीजिएगा। एक तो काइनेटिक रिस्पांस की बात की अरशद मलिक साहब ने, इसके साथ साथ सवाल ये है मेरा आपसे कि बहुत दुनिया में जब अमन बिगड़ता है तो फिर उसका हल मुज़ाकरात ही होते हैं, जितनी मर्जी लड़ाई और मुज़ाकरात तो हमने करके देख लिए, हुए नहीं। तो पाकिस्तान को क्या अब प्रिसाइज अटैक स्ट्रेटजीज़ या इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए या करना पड़ सकता है? क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी पहुंच में है इस्लामाबाद, तो अब तो ये नागुज़ीर हो गया। बहुत शुक्रिया फरवा, आपने इन्वाइट किया। देखिए, पाकिस्तान ने पहले ही रिस्ट्रेन का बहुत मुजाहरा किया था। हमेशा से ये जब भी इस तरह का मिलिट्री एक्शन होता है उसमें दो चीजें जरूरी होती हैं, एक आपकी काबिलियत होती है और एक आपका हौसला होता है। मई के महीने में हिंदुस्तान ने ये मिसरीड किया, उन्होंने समझा कि शायद हमारी काबिलियत नहीं है या हमारा हौसला नहीं है, और यही तालिबान ने गलती की और ये समझ रहे थे कि ये एक न्यू नॉर्मल बना देंगे कि दहशतगर्दी के हमले होते रहेंगे। और मैं हमेशा से कहता हूं कि यहाँ इन तालिबान के लिए इर्रिस्पेक्टिव कि वो उनकी कितनी होल्ड है और कितने एरिया पर है, लेकिन इन सब का जितने भी यहाँ ग्रुप्स पावर में आते हैं और ताकत संभाल लेते हैं आकर, उनकी लिए स्टेबिलिटी नहीं उनको माफिक होती। यानी कि दूसरे लफ्जों में सिंपल करके मैं कहूँगा उनके लिए इनस्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी होती है, जिनको इज्जत रास नहीं होती, हम इसको आम फहम कह देते हैं। और नहीं, एक और डायमेंशन भी है, क्योंकि ये कैश स्टार्व्ड कंट्री है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी इंडस्ट्री कोई नहीं है, उनका टेक्सटाइल नहीं है, उनका एग्रीकल्चर नहीं है। तो ये सारे होते हुए उनके पास कैश या रेवेन्यू जनरेट करने का एक ही तरीका है कि इंस्टेबिलिटी है, उनको वो स्टेबिलिटी लगती है, इसीलिए वो बार्गेन करते हैं। हिंदुस्तान का लीवरेज उन्होंने यूज किया, यही एक एलिमेंट है जो इस एरिया को स्टेबल नहीं होने देता। और देखिए, एक और जो एक एलिमेंट है जो हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्यों कह रहा था कि रिस्ट्रेन, बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन किया हमने और हमने पावर यूज कर सकते थे। मार्शल अक्सर जो कह रहे थे कि हमने, हमारी काबिलियत भी थी, सलाहियत भी थी और एक काइनेटिक ऑप्शन भी थी, और मजबूरी में इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है इस्तेमाल की। एक चीज हमें सब याद रखनी चाहिए कि जो आपकी पोजीशन टू हर्ट होती है या पावर टू हर्ट होती है, वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। जितना आप हर्ट करने की पोजीशन में होते हैं वही आपको बार्गेनिंग पावर देती है। दुनिया में जब जंगें खत्म होती हैं, जो मुल्क जीता होता है उसकी पावर टू बार्गेन इसलिए ज्यादा होती है कि उसने पावर टू हर्ट अपनी साबित की होती है। हम ये कर सकते थे, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर है, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, एक ऐसी स्टेट के खिलाफ जिनको दुनिया मानती ही नहीं है, सिवाय रूस के किसी ने एम्बेसी नहीं अभी तक खोली, उसके बावजूद हमने उसको लीगल कवरेज दिया, उससे नेगोशिएशन किए, उसको एक एंटिटी माना और प्रोलॉन्ग मुज़ाकरात किए। सर, आखिरी बात इससे ये कहूंगा कि हमने इसलिए बड़ा दिल किया था कि देखिए, जब भी गुरिल्ला वॉरफेयर के खिलाफ कोई कन्वेंशनल फोर्स लड़ती है तो वो एक डिसएडवांटेज के साथ लड़ती है। जब दो कन्वेंशनल फोर्सेज आती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, दोनों ने आमने सामने आए, मुकाबला किया, हार जीत छोड़ देते हैं, अपने अपने बेसिस पर, अपने बैरक्स में, अपनी अपनी समंदरों में जाकर कंफर्टेबल हो गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखे, जब आप इस तरह की फोर्स के खिलाफ लड़ते हैं तो देखिए उसके पास इनिशिएटिव होता है, टेररिस्ट के पास, उसके पास चॉइस ऑफ वेपन होता है, उसके पास टाइमिंग होते हैं और उसके पास इंटेंसिटी होती है। एक्चुअली उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी जब दहशतगर्द हमला करने के लिए आता है तो वो इसी माइंडसेट से आता है कि उसने वापस नहीं जाना है, और उसके नज़दीक जितने सारे लोग भी अल्लाह माफ़ करे कि उस हादसे का शिकार हो जाएं, उसके लिए उतनी अच्छी बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप होता है। और हम उस कंट्री को डिस्कस कर रहे हैं कि जिनके थ्रू आउट अगर आप हिस्ट्री देखें तो अभी तक लेटली उनकी लड़ाइयाँ ही चलती रही हैं, ख़त्म हुई हैं, तो वो बजाय डेवलपमेंट या पीस लाने के, एजुकेशन को
प्रमोट करने के वो दूसरे ममालिक के रहमो करम पर हैं, जैसे कि भारत, जो उनको फंड करता है, पैसा देता है और फिर वो दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. अंजा साहिबा, बट इन बिटवीन ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन द मिडल ऑफ दैट, डू यू फाइंड एनी सोल्यूशन? देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें ना कि किस तरह अभी रीजनल स्टेबिलिटी आ सकती है, नहीं आ सकती, हमने अफगानिस्तान के साथ, आपने हिस्टोरिकली खुद बता दिया है कि एक एक ग्रेवयार्ड ऑफ बोन्स हम इसको कहें या एक टेरर एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री कहें, ये एक रही है. और ये टाइम एंड टाइम अगेन, अभी रिसेंट जो कतर के अंदर टॉक्स हुए थे उसके अंदर इवन न्यूट्रल मीडिएटर्स जो थे, जैसे कतर है, तुर्की है वगैरह वगैरह, उन सब ने ये एडमिट किया है. सो देखें, अब इसके अंदर सोल्यूशन यही हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ना जी, वी वांट अ स्टेबल अफगानिस्तान, नॉट अ स्टार्विंग वन. आपने खुद यही कहा कि ऑब्वियसली उनको ट्रेड और कोई एरियाज नहीं दिए हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें, पाकिस्तान ने इनके रेफ्यूजीज को फीड भी किया है, होस्ट भी किया है अफगान्स को, और बॉर्डर्स हमेशा ओपन रखे, ट्रेड इवन विद टेररिस्ट अटैकिंग अस. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर चीज का ना एक लिमिट. लेकिन अंजा साहिबा, आपको याद होगा कि जब मैं सॉरी कता कलामी की माजरत चाहूँगी, बट चूंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसको एक फेमिनिस्ट साइड भी डिस्कस करना चाह रही हूँ. आपको याद होगा जब अफगान उबरी हुकूमत ने कंट्रोल संभाला था तो सबसे पहले उन्होंने ख़वातीन पर जो जबर करना शुरू किया था, उनकी एजुकेशन पे ख़त्म कर दी थी उनको. अब तो वैसे ही बड़े एक्सट्रीमेंट पे चले गए. तो इंटरनेशनली एक आवाज़ भी बिल्ड होना शुरू हुई थी कि कैसा मुआशरा बिल्ड करना चाह रहे हैं. इनकी तो ऑलरेडी वॉर अभी ख़त्म हुई है. तो क्या इंटरनेशनल कोई ऐसा प्रेशर डेवलप हो सकता है कि जिससे उनको राह रास्त पर लाया जा सके, तमाम UN कहे या दीगर प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठे कि भाई आपके तो असल मसले ये हैं, आप कहाँ चल पड़े? एब्सोल्युटली. देखिए, मैंने पहले भी ये वाली चीज मेंशन की है. ठीक, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का टेंशन बढ़ सकती है या इसे रोका भी जा सकता है, पर बात करेंगे. वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. अच्छा साहब, व्हेन वी लुक एट आवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर्स, तो दोनों में अनरेस्ट की तवक्को भी है और दोनों अनरेस्ट पे हैं भी, क्योंकि कल भारत में जो परसों न्यू दिल्ली में हुआ, कल राजस्थान में एक धमाका होता है. इनिशियली उसको मीडिया से रिपोर्ट करता है कि जैसे इस्लामाबाद ने हमला कर दिया इन रिस्पॉन्स टू दैट हमला जो हमने कल भुगता है, बट बाद में पता चलता है कि वो उनके तैयारे जो हैं वो कुछ उड़े और फिर वो लैंड करते हुए उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो धमाके की नवैयत लगी. तो ये ऐसा क्यों है कि भारत जो है वो छोटी छोटी बात को इतना प्रोपोगेट कर रहा है और वो किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो चाह ये रहा है कि वहाँ से भी अनरेस्ट हो और वेस्टर्न बॉर्डर से भी अनरेस्ट हो, ताकि हम दोनों जो हैं बॉर्डर्स पे पाकिस्तान को घेर लें? आपने 2 पॉइंट्स किया, तो मैं पहला पॉइंट यूँ बताऊंगा जैसे आपने पहले फरमाया. देखिए बहन, मसला ये है कि हमने अपने एक नफ़ेतुल अज़म के साथ और न गरूर न कमज़ोरी, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के लिहाज से आगे बढ़ना है. और जैसे आपने पॉइंट आउट किया, अब तुर्किया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और उनके इंटेलिजेंस के चीफ इंशाल्लाह एक आध दिन में आ रहे हैं. सो हमने अपने आप को उनके साथ एंगेज करके इनके मुज़ाकरात करने हैं. और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, इंटरनेशनल फोर्सेस या इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल में देखें जो ये हमारे सामने अफगान तालिबान है, इन्होंने सिवाय बर्बादी के, सिवाय जंगों के, सिवाय टेररिस्ट एक्टिविटीज के, सिवाय गोरिल्ला जंग के कुछ नहीं देखा. इनको डेफिनेटली गाइड और ग्रूम करने की जरूरत है, इनको कुछ रोशन राहें दिखाने की जरूरत है. और ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है, हमें पता है कि ये किस तरफ टिल्ट होते हैं, जहां इनको वो चकाचौंध दिखाई देती है. और ये बार बार बड़ी ताकतों से क्यों बात करना चाहते हैं, ये एक साबित ये करना चाहते हैं कि इनको लोग एक्सेस करें. तो हमें कोई हरज या कोई अमर माने नहीं है कि अगर हम इन अक़वाम आलम को लेके आए. जो दूसरा पॉइंट आपने बताया कि हिंदुस्तान का अलमिया हमारा फरवा बहन मसला यह है कि जब खुदा न खास्ता वहाँ कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो यकीन करें हम सब दुआएं करते हैं कि ये हमारे ऊपर ना लगा दें. उधर कोई खांसी की वबा फूट पड़े तो वो हमें लगता है कि कबूतर मारते हैं सर, वो कबूतर मारते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी कबूतर थे. तो जिनकी ज़हनी अबतरी का ये आलम हो, जिनकी अफरा तफरी का ये आलम हो, जिनकी जो मेंटल इंतशार का ये आलम हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं. उसका यही है, मेरा ये ख्याल है कि आज चूंकि सफारती महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक वकार है, उस सफारती महाज को एंटिसिपेशन में
एंटिसिपेशन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों के पास अपना बयानिया लेके जाना चाहिए विद डिप्लोमेटिकली प्रूफ्स, डॉक्यूमेंटेशन, डिप्लोमेटिक मैनूवर्स और डिप्लोमेटिक ग्रुप्स के साथ, रादर देन वी वेट फॉर द एक्शन और एनी एक्टिविटी, तभी जाके हम इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते but हैं। here is a very जैसे क्या कहते हैं माइनर पॉइंट दैट होल्ड्स वॉल्यूम्स, और उसकी वजह ये है कि जब किसी दूसरे ममालिक के पास जाएंगे, मतलब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो वो कहेंगे जी हम तो इफेक्टीज में शामिल ही नहीं है, यू आर द वन, और हमारे साथ तो ऐसा मसला नहीं है, वी डील देम सो वेल, सो यू ट्राई बेटर डीलिंग विद देम। तो ये इस तरह की भी तो चीज़ें हम लोगों को फेस करना पड़ सकती हैं या हो सकता है? नहीं, मैं फरवा बहन, मैं बड़ी माजरत इज्जत के साथ आपसे डिसएग्री करूंगा। you have all the right to disagree. देखें, जब आप खास तौर पे तालिबान रिजीम की बात करते हैं, खास तौर पे हिंदुआता सोच की बात करते हैं, तो हिंदुआता सोच वो सोच है जो अफरा तफरी और इंतशार न सिर्फ अपने मुल्क में लेके आया बल्कि नेपाल में, बांग्लादेश में लेके आया, श्रीलंका में उन्होंने क्या किया है। जी बिल्कुल ठीक कह रही। तो दूसरी तरफ जब अगर आप वो अफगानिस्तान को हार्बर करते हैं, अफगानिस्तान की नशोनुमा दूसरे एंगल पे लेके जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ हमारे लिए है बल्कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए और चाइना के लिए है। और फिर अगर आपको याद हो कि इसके अंदर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका ये डिक्लेयर्ड वर्जन है कि वहां पे न सिर्फ टीटीपी जो दहशतगर्द है, आईएसएस भी है, खरासान में हमला जो इंतशार फैलाने वाला ग्रुप है वो भी है। सो दैट मींस दैट द वर्ल्ड इज वरीड and they have a lot of groups अफगानिस्तान Yes. से, very right, नंगरहार में देख लें आप, काबुल देख लें आप, पख्तियां देख लें, तो everything is scattered over there. But one more important question जो मैं चाहूँगी तीनों एड्रेस कर लें। खालिद चिश्ती साहब, starting from you, please address this के क्योंकि हम गुरिल्ला वॉरफेयर की बात कर रहे थे, डू वी नीड गुरिल्ला फोर्स काइंड ऑफ थिंग, या जो हम जिस तरीके से स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं इज़ दैट इनफ? और सेकंड मेरा सवाल आप तीनों से है कि फिर हमें अपने डिफेंस सिस्टम को कितना फूल प्रूफ करना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा एडिशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कि वी हैव 1.7 है शायद जीडीपी का, तो वी नीड टू अपग्रेड दैट एज वेल। देखिए, ये जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि देखिए ये जो टेररिस्ट के खिलाफ जंग होती है ये कन्वेंशनल काइनेटिक से बहुत डिफरेंट होती है और ये ज़ाहिर मेजर नहीं की जा सकती, इसकी इंटेंसिटी और टाइमलाइन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑनगोइंग होती है। इसलिए इसको ज़ाहिर है हमारा 3,500 किलोमीटर हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर, कोई 26 से 40 अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, 25 करोड़ लोगों को हर जगह को एवरी इंच को सिक्योर करना पॉसिबल नहीं होता। दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सका। अमेरिका का 9/11 देख लें, जहाज अंदर से ही हाईजैक हुए थे और अंदर से ही 9/11 में टकरा गए थे ट्विन टावर से। तो मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ जब ये टेररिस्ट होते हैं इनका हदफ, इंटेंसिटी, इंटेंशन, टाइमिंग्स, ये सब किसी के कंट्रोल में नहीं होते। इसलिए ये कहना बड़ा आसान नहीं है कि कितने रिसोर्सेज डेवलप करें तो कंट्रोल हो जाएगा। अमेरिका इतनी माइटी पावर के साथ भी वो नहीं कर सका जो उनको करना चाहिए था। एक बात, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमेशा ईस्ट स्पेसिफिक रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ हमारा रहा है हमेशा से कन्फ्रंटेशन, हम उसी की तैयारी करते हैं। हमारे जो फोर्स गोल्स होते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वॉर प्लान्स होते हैं और वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो इंडिया स्पेसिफिक हैं। तो ये आसान नहीं होगा कि 2 डायमेंशनल करना, और 2 डायमेंशनल किसी तरह भी कोई भी एक स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्टडीज रिकमेंड इसलिए नहीं करेगा कि ये तो हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। ये तो वो चाहेंगे कि डाइल्यूट किया जाए। एक तरफ हमारे साउथ ईस्ट में आपने देखा वो एक्सरसाइज कंट्रोल कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने कहा अफगानिस्तान के तालिबान के हवाले करें अगर हमें, तो ये तो परफेक्टली हम फॉल बैक करेंगे इनटू देयर नेट। और आजकल तो वो बांग्लादेश पे शोर मचा रहे हैं सर, वो तो हमारी जो कुर्बतें हैं उससे वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आंसर साहब, मैं चाहूँगी आप भी क्विकली इस पे अपना हिस्सा डालें और साथ में ये भी ले जाएं कि हमें थोड़ा सा अपने घर की तरफ भी देखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट। बलूचिस्तान का जो इशू है, क्या आप समझती हैं कि वहाँ पर अब वक्त आ गया है कि हमें डेवलपमेंट, मौके, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब, ये सब कुछ करने की अब स्पीडीली ज़रूरत है ताकि लोगों को हम, अगर किसी के जहन में कुछ खुदा ना ख्वास्ता इस तरह की चीज़ है तो वो निकालें और हम उनको इस तरफ माइल करें, जैसे हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर इसकी तरफ तवज्जो देते हैं? आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल मैं डेफिनेटली पाक अफगान रिलेशनशिप डायनामिक्स के ऊपर बात करूंगी। देखें, एट द एंड ऑफ द डे
काबुल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट नेक्स्ट कमिंग टाइम में अगर इस्लामाबाद में बॉम्ब लग सकता है तो गुफ्तगू की कफालत नहीं है, मतलब हिफाजत की ज़रूरत है अब। एट द एंड ऑफ द डे हमने बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं, लेकिन अब जब अदालतों पर भी हमला हुआ है तो सब्र की लिमिट फिर पार हो गई है। हमें अब और कितनी जानें गंवानी है, हमें कितने ज़्यादा तो फिर क्या करे? पाकिस्तान फोर्सेस जो है वो प्रिसाइज अटैक करना शुरू कर दें अफगानिस्तान में ठिकानों पर? देखिए, पाकिस्तान ने जब भी अपना दिफा किया है, अफवाज पाकिस्तान ने, वी आर नोन कि हम सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस या बड़े स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड ऑपरेशंस करते हैं, कोई भी सिविलियन सेटलमेंट्स डैमेज नहीं होती। मसला देखें एक चीज़ का, आप भी नैरेटिव एक बड़ा क्लियर हमें प्रेजेंट करना है, मसला अफगानिस्तान के लोगों के साथ नहीं है, अफगानी सिविलियंस के साथ नहीं है, उस तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि टीटीपी और कलअदम तंजीमों को सपोर्ट कर रही हैं थ्रू एंड थ्रू। ना वो वेरीफाइबल एक्शन देती हैं, इस तरह की टॉक्स का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देखें जो थर्ड पार्टी मीडिएटर्स भी हैं उनके सामने अब जितना भी एविडेंस देने और वो तस्लीम कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जब तक एक लीगली बाइंडिंग तो चीज़ हमने नहीं उन पे प्रेजेंट की ना, एट द एंड ऑफ द डे हमने ये भी देख लिया है कि जिस तरह आपने बात की थी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों को पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है और ये इंडियन साजिश ही है। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि फिल्म की प्लानिंग हो रही है और दिल्ली में इनके मंसूबे बन रहे हैं। और एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग एवरीबडी दैट, रिमाइंडिंग अस कि वो बिल्कुल बॉलीवुड का ही सीन लगता है। थैंक यू सो मच। आई विश कि हम टाइम और होता तो डिटेल में गुफ्तगू करते हैं। अंजा साकिब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।